तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें से प्राचीन इतिहास की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं बच्चे? प्राचीन इतिहास। 30 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो इसे हम रखेंगे 750 ईस्वी पूर्व न कहकर हम क्या कहेंगे? 750 ईस्वी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्वी। तो इसे रखेंगे। जैसे हमने 712 बताया बच्चे, लेकिन इसको हम 750 तक बढ़ाकर पढ़ते हैं। इसे दिमाग में रखेंगे हम लोग, ठीक है? मुख्य तौर पे 712 रहता है, लेकिन 750 तक इसको इतिहास में माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल 750 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। और इसी काल में हम पढ़ेंगे दो ठो काल। पहला पढ़ेंगे हम लोग सल्तनत काल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मुगल काल। क्लियर है बच्चे? मुगल काल। इसी सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे देश पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम होने के बावजूद भी सल्तनत काल का शुरुआत करता है। ये सब हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें से आधुनिक इतिहास। मैंने बताया कि 1757 से लेकर आज तक इतिहास को हम क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास। इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को हम 3 कालखंड में बांटते हैं। कितने कालखंड में जी? 3 काल। तो इसमें से ये 3 पूरे, अगर हम हिस्ट्री की अगर बात करें बच्चों, पूरे जब से मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति से लेकर और आज तक के इतिहास को हम मुख्यतः 3 कालखंड में बांटेंगे। पहला कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है जी? प्रागैतिहासिक काल। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है, ठीक से समझो, हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक, और प्री माने होता है पहले। माने एक ऐसा समय जिस जो हिस्टोरिक एज के पहले का हो, ऐतिहासिक काल के पहला, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है प्रागैतिहासिक काल। किससे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, अभी हम पढ़ेंगे नीचे बच्चों। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है बोलो? आद्य ऐतिहासिक काल। इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कौन सा हिस्टोरिक जी? प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा होता है इसका ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। इसे कौन से एज के नाम से जानेंगे? हिस्टोरिक एज। अर्थात प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ये तीनों एज को हम ठीक तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। इसी को हम पाषाण काल के नाम से कहते हैं। कौन सा काल जी? पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। कौन सा का क्या होता है? पत्थर। जिस काल में, या इसी को हम प्राक इतिहास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। या इसी को स्टोन एज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोन एज। एक प्रागैतिहासिक काल के कई सारे नाम हमने बता दिए बच्चे। ये सब को हम, इतिहास की जब शुरुआत होती है, मानव जब इस पृथ्वी पर आता है बच्चे, ये देख लो, ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हमने तुम्हें उत्पत्ति से संबंधित वीडियो बना रखा है बच्चे, उसे देख लोगे। और हमने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से भूमध्य सागर से जीव की उत्पत्ति होती है। और बंदर जो अफ्रीका में आ जाते हैं, सबसे प्राचीन मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अफ्रीका से मिलता है बच्चे। तो इस अफ्रीका के बाद से मानव अलग अलग हिस्से में जाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। तो मानव के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। मानव जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले मानव जो था, तो बिल्कुल जानवर की तरह था बच्चे, बंदर की तरह था। और उसके बाद उसको बुद्धि होने लगी, तो सबसे पहले मानव पत्थरों पर आश्रित रहता था। उसका हथियार क्या हुआ करता था? पत्थर। इसीलिए सब प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज या पाषाण काल या स्टोन एज या प्राक इतिहास के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसा कोई भी नाम आए तो तुम बता सकते हो बच्चे? यस सर। तो हम जानेंगे कि प्राक इतिहास हम किसे कहते हैं। वह काल जिस काल में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो। इसे याद रखेंगे, जिस काल में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध
नहीं हो बच्चे, उसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं, जिस काल में कोई भी लिखित सामग्री माने रिटन हिस्ट्री, रिटन के रूप में अगर कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। जिस काल में रिटन सामग्री हो लेकिन मानव अगर उसे पढ़ेगा नहीं, पढ़ नहीं पाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक। और जिस काल में रिटन सामग्री हो, मानव उसे पढ़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक। तीनों में अंतर समझ में आ गया? चलो एक एक करके समझते हैं। प्री हिस्टोरिक एज में हम बता रहे हैं बच्चे, वह काल जिस काल का कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो, कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो बच्चे। तो जब लिखित सामग्री कोई उपलब्ध नहीं होगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, बोलो, प्रागैतिहासिक काल, या इसी को हम प्री हिस्टोरिक एज कहेंगे। ठीक है, इस काल की जानकारी कैसे मिलती है बच्चे, सिर्फ पुरातत्व से या आर्कियोलॉजी से प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, तुम्हें पता है पुरातत्व किसे कहते हैं या आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, बोलो? नहीं पता है? तो नहीं पता है तो समझो, पुरातत्व वास्तव में पुरातत्व दो शब्दों के मेल से बना है। पहला होता है पूरा और दूसरा क्या होता है, तत्व। अर्थात वह पुरानी चीज जो पृथ्वी के उत्खनन को एक्सकेवेशन कहते हैं से, अर्थात पृथ्वी को खोदने से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम पुरातत्व कहते हैं। माने पूरा माने क्या होता है, पुराना तत्व। अरे समझ में ना, पूरा माने पुराना और तत्व माने एलिमेंट्स। पृथ्वी को खोद कर पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं, पुरानी चीज़ें, उसी को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व। और पुरातत्व के आधार पे हम हिस्ट्री की रचना करते हैं बच्चे। ठीक है ना? तो जैसे समझो इसको, हम कहते क्या है इसको, कि इतिहास लेखन में हम पुरातत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं बच्चे, तो देख लो, हमारी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को हम खोद दें बच्चे, तो पृथ्वी के अंदर से हम कई सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे हमें पृथ्वी के अंदर से क्या क्या मिलता है बच्चों, बता सकते हो तुम लोग? वहाँ से मिलता है सिक्का। क्या मिलता है? सिक्का। तो सिक्का हमारा ये पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है ना जी? अगर उसमें कोई मृदभांड मिल जाए, कोई अगर भग्नावशेष, मृदभांड माने मिट्टी का बर्तन, अगर कोई भग्नावशेष मिल जाए, माने कोई भवन हो जो टूट गया हो, भग्नावशेष ठीक से लिखेंगे, भग्नावशेष। अगर माने कोई भी भवन अगर टूट फूट कर अगर मिल जाए, तो उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? पुरातात्विक स्रोत। ये भी पुरातात्विक स्रोत। उसी प्रकार अगर हमारा चैत्य मिलता है, स्तूप मिलता है, अगर कोई भी कलाकृति मिलती है, कोई चित्र मिलता है, कोई मान लो कि कोई बर्तन मिलता है, ऐसा कोई भी चीज़ मिल जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। समझ में आ गया बच्चा? तो इसके आधार पर, मानिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ गया बच्चे? कि पुरातत्व क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या है, प्राचीन इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, पता चल गया? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक एज। वह काल जिस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन आज भी मानव उसे पढ़ने में असमर्थ है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से हम जानते हैं। याद आ गया बच्चा? माने जिसमें देख लो, अगर कोई लिखित सामग्री, मैं पूछते जाता हूँ, बता दो बच्चे, अगर कोई लिखित सामग्री माने रिटेन मैटर्स अगर कोई उपलब्ध अगर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राचीन काल। क्या कहेंगे? प्राचीन नहीं, बल्कि इसे हम बोलेंगे, हाँ, इसे हम बोलेंगे
हाँ, प्री हिस्टोरिक एज, क्या बोलेंगे? Prehistoric age. एज। और अगर लिखित सामग्री देख लो, अगर कोई भी रिटन एलिमेंट्स अगर मान लो कि उपलब्ध है, ठीक है ना, लेकिन मानव उसे पढ़ नहीं पाता है, मानव पढ़ने में क्या है बच्चे, अब असमर्थ. पढ़ने में असमर्थ. असमर्थ हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोटो हिस्टोरी। क्या कहेंगे? Protohistoric. तो इस तरीके से इसे समझते चलो बच्चे। कहते हैं वह काल जिस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन मानव उसे पढ़ने में असमर्थ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया बच्चे? Yes sir. याद रखेंगे थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट बच्चे, कि इस काल में मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास माने इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। क्या आता है जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन तथा वैदिक काल का इतिहास भी हम इसी एज में रखते हैं। याद रखें, वैदिक काल के जो सोर्स हैं बच्चे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें कई ब्राह्मण आएंगे, कई अरण्यक आएंगे, कई उपनिषद आएंगे, इसको मानव पढ़ लेता है, फिर भी उसको अध्ययन के लिए हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में ही रखे हैं। कौन से हिस्टोरिक एज में? Protohistoric age. प्रोटो हिस्टोरिक एज में, अर्थात इसे आद्य इतिहास में रखा जाता है। तो पूछता है परीक्षा में, सिंधु घाटी सभ्यता किस एज में मानी जाती है? प्रोटो हिस्टोरिक एज में। वैदिक काल का इतिहास किस एज में माना जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक एज में। हम भारत की सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल जिसे वैदिक एज कहते हैं, इस सबको, दोनों को हम किस में रखेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक एज। पूछूंगा तो बता दोगे बच्चे? Yes sir. आगे हम सब पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, वैदिक काल क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बच्चे, ठीक है ना। अब हम आ गए पढ़ने के लिए क्या? ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? ऐतिहासिक काल. इसे हम हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। कौन सा एज? Historic age. याद करो, इसके पहले हमने बताया था, सबसे पहले बताया था प्री हिस्टोरिक। क्या बताया था? Prehistoric. फिर मैंने क्या बताया? प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में कोई भी रिटेन सामग्री अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक में रिटेन सामग्री अवेलेबल तो है लेकिन हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिक एज। तो इसे समझो बच्चे, इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित सामग्री उपलब्ध हो और उसे पढ़ा भी गया हो और समस्त चीज़ों की जानकारी साहित्यिक विवरण से प्राप्त हो, तो उसे हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? अर्थात जितनी भी पुस्तकें पढ़कर, जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, कई कई राइटर्स की अलग अलग बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, उससे अगर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम कौन सा एज बोलेंगे? हिस्टोरिक एज कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है बच्चा, क्या क्या पढ़ने हमें? तो याद रखेंगे, ऐतिहासिक काल में ही मुख्यतः हमको पढ़ना है महाजनपद काल। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल. कब से कब तक बच्चे? 600 BC से 300 BC, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक। इसी में महाजनपद काल में ही हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध. हाँ, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी बोलते हैं, गौतम बुद्ध। आगे सब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तुम नाम याद रखो कि महाजनपद में हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। फिर क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म. जैन धर्म का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन? ऋषभ देव, ठीक है ना। ऋषभ देव शुरुआत करेंगे। अब महावीर उसको अंतिम तीर्थंकर के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद फिर इसी में पढ़ेंगे भागवत धर्म, इसी में पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म। ये सभी ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बच्चे? समझते चलो, खूब बढ़िया इसको समझोगे, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग मगध साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य. मगध साम्राज्य को समाप्त करके आएगा कौन? मौर्य साम्राज्य. मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हो जाएगा तो माने उत्तर दक्षिण भारत में उस समय चलेगा हमारा संगम काल। फिर मौर्य काल के बाद आएगा
मौर्योत्तर काल, फिर आएगा शुंग वंश, फिर आएगा सातवाहन वंश, फिर आएगा कुषाण वंश। ये सभी याद रखते चलना है बच्चे। बाद में अभी सब इसका डिटेल्स में तुम्हें वाला हूँ, ठीक है। फिर पढ़ेंगे शुंग वंश के बाद आएगा सातवाहन वंश, तब कौन सा वंश? कुषाण वंश। याद रखेंगे ये हमारा भारत है बच्चे। जब हमारा मगध साम्राज्य जब समाप्त होगा, मगध साम्राज्य पूरे में रहेगा, लेकिन माने मौर्य वंश जब समाप्त हो जाएगा तो अलग अलग हिस्से में ये वंश उभरना शुरू कर देगा। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। आ रहा समझ में ना? फिर इसके बाद एक नया वंश आएगा, सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन सा? गुप्त काल। ये श्री गुप्त जो इसके संस्थापक हो जाएंगे बच्चे, और चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ये आगे बढ़ेगा। इसी में समुद्रगुप्त आएंगे और इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और सभी गुप्त आ जाएंगे बच्चे। फिर ये जब समाप्त होगा तब आएगा गुप्त काल के बाद का गुप्तोत्तर काल, और तब इसी में गुप्तोत्तर काल में ही एक शासक होगा जिसका नाम होगा कनिष्क। कनिष्क के साम्राज्य को हम पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारा प्राचीन भारत क्या हो जाएगा बच्चा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करने के लिए कम से कम 15 टॉपिक तो हम जरूर देखेंगे बच्चे, ठीक है ना? हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें सबके शासन को दर्शाएंगे। तो इसको अभी समझते चलो एपिसोड करके, जो मैं बता रहा हूँ बच्चे। गुप्त उत्तर काल के बाद माने गुप्तोत्तर काल, माने गुप्त जब समाप्त हो जाएंगे तब कौन सा काल आएगा? गुप्तोत्तर काल। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश पर आक्रमण करेगा। ये अरब से आएगा बच्चे, या पहला अरब शासक था। कौन था ये? पहला अरब शासक। और तुम्हें पता है बच्चे, उसके बाद जब ये मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा, यहाँ से लूट पाट करके जब चला जाएगा तो अरब वालों को बोल देगा कि अब भारत वो मजबूत देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसलिए अब भारत पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, ठीक है ना? और तब बच्चे 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। कौन आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। और वह सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूट कर ले गया, ठीक है ना जी? लूट कर चला गया था, और वहाँ का ढेर सारा सोना भी ले गया था बच्चे। मंदिर का घंटा भी सोने का था, समझ लो क्विंटल क्विंटल बच्चा, उस सब को लेकर वो चला गया, ठीक है? कौन था वो बोलो? महमूद गजनवी। मैं पूछूंगा महमूद गजनवी भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया? 1000 ईस्वी से 127। भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनवी। सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है बच्चे? गुजरात। अब जब ये चला गया बच्चे 1027 ईस्वी तक, तब फिर करीब 100 साल के बाद फिर एक शासक आता है, महत्वपूर्ण शासक, 1191 ईस्वी में। उस समय पृथ्वीराज चौहान हमारे देश में, ये हमारा देश हो गया बच्चे, ये राजस्थान के हिस्से में ये हमारे एक शासक था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इस पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी। किसने आक्रमण किया था बच्चे? मोहम्मद गोरी। आकर मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं बच्चे? तराइन का प्रथम युद्ध। तो मैं पूछूंगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 या 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था बच्चे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया बच्चे। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान जीत गया बच्चे, तब बहुत गड़बड़ हो गया, याद रखो, ठीक है ना जी? तो पृथ्वीराज चौहान तो जीत गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जब जीत कर यहाँ से गया, अरे पृथ्वीराज चौहान तो जीत गया, मोहम्मद गोरी जान बचाकर यहाँ से भागा था। क्या भागा था जी? जान बचाकर। लेकिन जान बचाकर जब भाग गया बच्चे, तो हमारे देश में जब किसी को सफलता मिल जाती है ना, तो मिलने के बाद से
लगती है खुशियाँ मनाने। तुम में से कई बच्चे परीक्षा में टॉप करते हो तो खुशी मनाने लगते हो, तब तक पता चलता है कि दूसरा लड़का टॉप कर गया। आ रहा समझ में? तो ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, ये राजस्थान के क्षेत्र में ये पृथ्वीराज चौहान हमारा, ये समझ लो कि शासन कर रहा है। ठीक है बच्चे? तो अब इसे समझते जाओ। अब जैसे ही एक साल बीता, एक साल के तुरंत बाद हमारे देश पर 1192 ईस्वी में फिर मोहम्मद गोरी आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी। किस पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान। हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान के जो भी सैनिक थे खुशियां मना रहे थे कि गोरी को बड़ी मार मारे हैं, गोरी को तो काली बनाकर भेज दिए हैं। लोग खुश हो रहे थे बच्चे। लेकिन 1192 में जब वो आक्रमण किया बच्चे, तो फिर वह युद्ध हुआ तराइन के मैदान में। इसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या कहते हैं बच्चे? तराइन का द्वितीय युद्ध। याद रखना बच्चे, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और भारत पर मोहम्मद गोरी जाते समय अपना एक गुलाम छोड़कर चला गया। इस कहानी को याद रखना। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी बिल्कुल हार गया था, जान बचाकर भागा था। ठीक है बच्चे? लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में आया तो वो पृथ्वीराज चौहान को ख़त्म कर दिया। और जब जाने लगा तब बोला कि अब हमारा एक गुलाम इस देश में रहेगा, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए मैंने प्रश्न लिखा है, पता है बच्चों उस गुलाम का नाम क्या था? उसी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना बच्चों, यह वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? कुतुब मीनार। और भारत में दिल्ली दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया। समझ में आ गया बच्चे? 1206 ईस्वी में। याद रखना 1192 ईस्वी में जब यहाँ से मोहम्मद गोरी गया तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ गुलाम के रूप में राज किया। ठीक है ना जी? किसका गुलाम? मोहम्मद गोरी का। लेकिन जब 1206 में इसे पता चला कि मेरे सरताज जो है, मेरे सरदार, मेरे मालिक मैंने मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, तो 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया और एक वंश का स्थापना किया जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। कौन सा वंश जी? गुलाम वंश। इस तरीके से गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। दिल्ली सल्तनत काल में भारत में कई सारे वंश आए बच्चे, उन्हें हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, दिल्ली सल्तनत के बाद याद रखना इसको ठीक तरीके से, दिल्ली सल्तनत चला कब से कब तक? याद रखो 1206 से लेकर और 1500, ये देख लो, 1506 बोलो कब तक? 1526 ईस्वी तक। समझ में आ गया बच्चे? इसमें याद रखना कई सारे वंश आएंगे, जैसे गुलाम वंश आ जाएगा बच्चे। कौन सा वंश? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश भी है बच्चे इस पे। कौन सा वंश? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश हो गया। और सैयद वंश के बाद बोलो लोधी वंश। इस तरीके से कितने वंशों ने शासन किया बच्चे? 5 वंश शासन करेंगे। और अंत में अब समझ लो बच्चे, जब लोधी वंश का शासन था उस समय शासन चल रहा था इब्राहिम लोधी का, और ईस्वी था 1526। लोधी वंश के अंतिम समय में शासन क्या था बच्चे? इब्राहिम लोधी के समय शासन था कौन सा? 1526। याद रखो बच्चे, उसी 1526 में दिल्ली सल्तनत के बाद, इसे खूब ठीक से समझो, दिल्ली सल्तनत के बाद पुनः मुगल काल शुरू हुआ। कौन सा काल? मुगल काल। याद रखेंगे 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी यह सल्तनत काल का शासक था हमारे दिल्ली में बच्चे, तो इस पर अफगान के चगताई तुर्क शाखा का तैमूर लंग का वंशज एक आया जिसका नाम था बाबर। क्या नाम था बच्चे? बाबर। जब यह बाबर आया तो बाबर आने के बाद से बच्चे इसको
पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चे? बोलो। 1536। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, खत्म किया इसे। और तब बाबर ने एक नए वंश का शुरुआत किया, जिसे हम कौन सा वंश कहते हैं? मुगल वंश कहेंगे बच्चे। इस मुगल वंश में पहले बाबर रहेगा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। इसी को अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। आर समझ में ना? अर्थात मुगलिया सल्तनत में सबसे महान शासक कौन होगा? अकबर। और आगे अकबर का पुत्र कौन होगा? जहांगीर। जहांगीर को बचपन में सलीम के नाम से जानेंगे बच्चे। किस नाम से? सलीम। सलीम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे बच्चे शाह। अब उसके बाद और जहांगीर का बेटा आ जाएगा। जहांगीर के बाद से कौन? शाहजहां। फिर शाहजहां का बेटा कौन आएगा बच्चा? औरंगजेब। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता दूं बच्चे। अकबर जो था ये खैनी खाता था बच्चा। क्या खाता था? खैनी। तो जहांगीर जो था यह चित्रकला का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? चित्रकला। और याद रखना, जहांगीर बहुत बूढ़ा हो गया तब भी अपना शासन नहीं दे रहा था अपने बेटे को। समझ में आ गया बच्चा? तो ये उस समय उसका बेटा जो शाहजहां है वह इसे गिरफ्तार कर लिया। क्या किया? गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया बच्चे। और इस तरीके से शाहजहां शासन करना शुरू किया। ठीक है बच्चों? शाहजहां वास्तुकला का प्रेमी था। किसका? वास्तुकला। वास्तुकला किसे कहते हैं बच्चे? अगर कोई भवन बनाता है, महल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है तो उसको हम कहते हैं वास्तुकला। इसी ने आगरा का ताजमहल बनवाया बच्चा। क्या बनवाया? आगरा का ताजमहल। आगरे का ताजमहल। उसके बाद दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। लाल किला किसने बनवाया बच्चा? शाहजहां। शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया बच्चे। और पता है आगरे का ताजमहल क्यों बनवाया? इसकी एक औरत थी जिसका नाम था मुमताज़ बेगम। ये मुमताज़ बेगम को बहुत प्रेम करता था बच्चे। लेकिन जब बेगम इसकी मर गई तो मुमताज़ बेगम की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवा दिया। ये ताजमहल कहाँ है बच्चा? आगरा। लेकिन इसने गलती किया कि इसने अपने पिता जहांगीर को जेल में डाल दिया था बच्चे। आ रहे समझ में ना? तो कहते हैं ना, जो व्यवस्था तुम अपने बाप के साथ जैसा करोगे बच्चों, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करेगा। करेगा कि नहीं? करेगा। क्योंकि जिस शाहजहां को उसका बेटा औरंगजेब जेल में डाला। किसने डाला? औरंगजेब। जेल में डाल दिया और बोला कि आपको काम भी करना होगा। आ रहा समझ में ना? तो और खाना में कोई एक ही चीज मिलेगा आपको। खाना में कोई बताइए कौन सा काम करेंगे? तो शाहजहां ने कहा कि मैं काम करूंगा शिक्षक का। कौन सा काम? शिक्षक का। तो इसने शिक्षक का काम स्वीकार किया बच्चे। क्योंकि टीचर अपने क्लास का किंग होता है। आ रहा समझ में ना? और खाना में इसने बोला कि मुझे चना चाहिए। क्या चाहिए? चना। चना का रोटी भी बनता है बच्चे, चना का सब्जी भी बनता है, चना का पकौड़ा भी बनता है। ये सुने हो कि नहीं सभी? और चना का दाल भी बनता है बच्चा। बनता है ना जी? और चना का इस कुछ भी अगर नहीं करना है तो इसको घोल कर इसका सत्तू भी पी लोगे। ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा बच्चे। इस तरीके से औरंगजेब ने अपने पिता को उसी जगह पहुंचाया जहां शाहजहां ने अपने पिता को पहुंचाया था। और पिता कौन उसके? जहांगीर को। ठीक है बच्चे? अब इसके बाद औरंगजेब के बाद एक एक करके कई सारे शासक हुए मुगलिया सल्तनत में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं थे बच्चे। इसलिए मुगल काल धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुल मिलाकर 29 मुगल शासक दिल्ली पर राज किए। कितने मुगल शासक? 29। और पता है बच्चे सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था बच्चे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जफर द्वितीय। इसके बाद तब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। और ये घटना है बच्चे 1857 की क्रांति की।
कब की घटना है बच्चे? 1857 1857 की क्रांति में जैसे ही हमारे देश में सिपाही विद्रोह होगा बच्चे, उस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर जब करने के लिए तैयार होगा बच्चे, तो इसको अंग्रेज गिरफ्तार करके इसको रंगून भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? रंगून। रंगून किसकी राजधानी है? वर्मा की। आ रहा समझ में ना? जिसे म्यांमार कहते हैं हम लोग। तो वर्मा या म्यांमार की राजधानी कहाँ है बच्चा? रंगून। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया? रंगून। और यहाँ मरने के समय इस बहादुर शाह जफर ने एक पुस्तक लिखा, 2 गज जमीन। कौन सा पुस्तक लिखा बच्चे? 2 गज जमीन। पता है बच्चे, बहादुर शाह जफर मरने के समय बोला कि मुगलिया सल्तनत का वो सुल्तान जो शहंशाह हिंदुस्तान हुआ करता था, उसको मरने के बाद उस हिंदुस्तान में, उस भारत में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हो पाई, क्योंकि उसको कहाँ दफनाया गया बच्चे? रंगून में। समझ में आ गया? धीरे धीरे अंग्रेज हमें गुलाम बना लिए बच्चे, और उस गुलामी से मुक्ति पुनः हम लोगों को मिला कब? 15 अगस्त 1947 को मिली। इस सब को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अंग्रेज कैसे कैसे नियम बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, चलो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी तो मैंने तुम्हें पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का समरी बताया था बच्चे। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके कि प्राचीन काल में क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों? तो हम इसे पढ़ेंगे एपिसोड 2 में। किसमें पढ़ेंगे जी? एपिसोड 2। तो हिस्ट्री के दूसरे एपिसोड के लिए इंतज़ार करो बच्चे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मैं इसका सीरीज चलाऊंगा, हिस्ट्री एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके मैं चलाते रहूँगा। ठीक है बच्चे? तो क्या तैयार हो दूसरे एपिसोड को पढ़ने के लिए? दूसरे एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे बोलो? प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात प्री हिस्टोरिक एज। इसके पहले जो मैं पढ़ाया वो तुम्हें सबका समरी बताया हूँ। क्या बताया हूँ जी? समरी माने सारांश, संक्षिप्त में पूरे को मैंने बता दिया बच्चे, सारांश को। ठीक है ना? लेकिन अब हम पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ओके बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।